एनसीईआरटी, सीबीएसई, क्लास 10 हिंदी और हमारी बुक है क्षितिज। उसमें हम अध्याय 3 करेंगे आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसमें जो कवि हैं वो अपनी आत्मकथ्य अर्थात अपने जीवन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कई सारी सांकेतिक भाषा हैं। संकेत में कवि जयशंकर प्रसाद ये संकेत में कई कविताएं लिखते थे, तो संकेत भाषा हमें समझनी है और मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की। आप और जगह भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में एक बार देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मधुप गुणगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप, मधुप का अर्थ हो गया मन रूपी भौरा। मधुप मतलब भौरा होता है। यहाँ पर मन के रूप में मन को वो संकेत करते हैं कि उनके मन रूपी भौरा, मतलब अपने मन के बारे में बता रहे हैं। गुणगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मतलब उनका मन जो है वो गुणगान करता है। और कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मतलब उनका मन आज अपनी कहानी कह रहा है, मतलब वो अपनी कहानी लिख रहे हैं। अपने जो संग उनकी बीती है अपने जीवन की, वो कहानी लिख रहे हैं। जैसे मधुप एक भौरा गुणगान करता है, वैसे ही उनका मन आज अपनी कहानी बता रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। तो फिर से हमें संकेत समझना है कि यहाँ पत्तियाँ से क्या संकेत हो रहा है। तो मुरझाकर गिर रही हैं पत्तियाँ। अब पत्तियाँ पेड़ पे होती हैं, तो वो पेड़ की पत्तियाँ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर पेड़ से वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह एक वृक्ष से पत्तियाँ मुरझाकर गिर रही हैं, उसी तरह मेरे जीवन से भी जो खुशी के पल हैं, जो खुशियाँ हैं, वो गिर रही हैं। अर्थात उनकी जगह कष्ट, दुख और निराशा आ रहे हैं। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। घनी मतलब बहुत सारी, हम लोग अर्थ ले सकते हैं बहुत अधिक। तो उनके जीवन में बहुत सारी पत्तियां, जो सुख की पत्तियां थी, जो खुशी की पत्तियां थी, जो सुख था, खुशी थी, वो सब गिर गए, धीरे धीरे कम होते गए और उनकी जगह उनके जीवन में कष्ट, निराशा आती गई। तो कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, निराशा है, कमियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं। इन सब के विषय में वो यहाँ संकेत कर रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो गंभीर अनंत नीलिमा है, अब अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, मतलब बहुत ही विशाल, पूरी हर जगह फैला हुआ। नीलिमा मतलब नीला आकाश। तो ये जो गंभीर अनंत विशाल बहुत बड़ा चारों तरफ फैला हुआ आकाश है, इसमें असंख्य जीवन इतिहास। असंख्य मतलब होता है जिसकी गणना ना की जा सके, असंख्य जिसकी संख्या हम लोग नहीं गिन सके, जो हम लोग गिन ना सके, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं इसका अर्थ बहुत सारे। तो इस आकाश में, इस नीले आकाश में, मतलब इस संसार में, इस दुनिया में बहुत सारे जीवन इतिहास है, मतलब बहुत सारे जीवन की कहानी है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में कई महान लोग हुए हैं, कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। इतना इतिहास लिखा है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। इतने लोगों ने अपने जीवन के बारे में बताया है। ठीक है। तो ये जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके जो मित्र थे, वो मित्र या उनके चाहने वाले, उनकी कविताओं को पढ़ने वालों, उन्होंने उनसे कहा था, जयशंकर प्रसाद इनसे कहा था कि आप अपनी जीवन की कथा लिखिए, अपनी जीवन का इतिहास लिखिए। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे कहा था कि आप एक बार अपने जीवन का इतिहास लिखिए, आपके साथ क्या क्या हुआ वो सब लिखिए। तब जाकर उन्होंने ये कहानी, अपने जीवन का इतिहास लिखा था। तो ये शुरुआत में उन्हीं से कुछ बात कर रहे हैं, उन्हीं को बता रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीवन इतिहास हैं और मेरा जो जीवन है उसमें आपको सिर्फ दुख मिलेगा, कष्ट मिलेंगे, सुख के क्षण बहुत ही कम थे मेरे पास। ऐसे करके तो वो शुरू कर रहे हैं अपने मित्रों से, जिन्होंने उनसे कहा था, उनको वो बता रहे हैं अपने जीवन की कहानी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तो ये जो विशाल नीला आकाश है, इसमें बहुत सारे जीवन इतिहास है, अर्थात कई लोगों ने, कई महान लोगों ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पर व्यंग मतलब व्यंग्य होता है, हमने पहले भी देखा है। व्यंग मतलब ताना मारना, ठीक है, या फिर कहना कुछ और चाहते हैं, कुछ और कहें, या फिर कुछ हम लोग नॉर्मल भाषा में ताना मारना कह सकते हैं। व्यंग्य करना किसी बात पे। मलिन, मलिन अर्थात होता है गंदा या खराब। मलिन है ना, मलिन कपड़ा गंदा हो गया, खराब हो गया। उपहास, उपहास का अर्थ होता है मजाक करना, हंसी मजाक करना। तो व्यंग मलिन उपहास मतलब खराब तरीके से, खराब ढंग से उपहास करना या निंदा करना, मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना, किसी की बातें पढ़कर सुनकर हंसना, उसका हम यहाँ अर्थ ले सकते हैं। तो यह लोग करते ही रहते अपना मलिन
व्यंग मलिन उपहास, मतलब वो कहना चाहते हैं कि जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने अपना इतिहास लिखा है, अपने जीवन के बारे में लिखा है, जो इस संसार में असंख्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जब उनके इतिहास को पढ़ा गया, उनके बारे में उनके जीवन की घटनाओं को देखा गया, वो खुद जो लिखते हैं, तो ऐसा लगता है वो खुद अपनी निंदा कर रहे हैं या खुद अपना उपहास कर रहे हैं, खुद मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग अपना इतिहास लिखे, उनके जीवन में क्या है? दुख है, दर्द है, खालीपन है, बिछड़न है, कमी है, यही सब उनके है, उनके जीवन में। वो खुद अपने बारे में अपनी कमियां, अपना दर्द, अपनी गलतियां, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या हुआ, वो सब लिखते जा रहे हैं। तो एक तरह से खुद वो मजाक उड़ा रहे हैं खुद का, क्योंकि जो भी पढ़ेगा वो उनका मजाक उड़ाएगा, है ना। तो एक तरह से ये सब जानते हुए भी वो अपनी कमियां, अपना दर्द लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ही ऊपर व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि उनके संग ये सब हुआ, ठीक है, तो उनके संग भी आम इंसानों जैसा हुआ, है ना, वो भी धोखा खाए, या फिर उनके भी जीवन में कुछ सुख के क्षण थे जो फिर दुख आते गए, कष्ट आते गए, वो सब बीतते गए सुख के क्षण। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब वो बोलते हैं कि इतने महान लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने इतिहास लिखा है, और उनमें तुम्हें क्या मिला? वो मित्रों से पूछ रहे हैं। उनमें तुम्हें सिर्फ दर्द मिला होगा, खालीपन मिला होगा, कष्ट मिले होंगे, उनकी गलतियां मिली होंगी, है ना। इतना ज्ञान और फिर इतनी सारी बातें जानने के बाद भी उनसे गलतियां हुई, वो दर्द सहे, कमियां सही, जिसको सुन के या जिसको पढ़ के बाकी लोग हो सकता है उन पे हंसें, उनका मजाक उड़ाएं। वो खुद भी हो सकता है अपनी कहानी में, अपनी जीवन खाता में खुद का मजाक उड़ाएं कि मुझसे ये सब गलतियां हुई हैं, है ना, और मेरे ये सब कष्ट आए हैं। तो फिर वो अपने मित्रों से कहते हैं, तुम तब भी कहते हो कि मैं भी अपना इतिहास लिखूं, है ना। कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, मतलब मेरे अंदर जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, वो सब मैं अपने पर गुजरी हुई बातें, आप बीती मतलब अपने पर बीती हुई बातें, अपने पर बीते हुए दर्द या कष्ट वो कह दूं। जबकि तुम जानते हो जिन्होंने भी इतिहास लिखा है ज़्यादातर लोगों के जीवन में कष्ट और दुखी हैं, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन का इतिहास लिखूं, अपनी कहानी लिखूं। तो पहले वो उनसे कुछ बातें कर रहे हैं कि आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपना इतिहास लिखूं। और यहाँ पर वो बचना भी चाह रहे हैं। एक तरह से प्रश्न आता है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, क्या क्या बातें कही हैं, ठीक है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। फिर वो आगे बोलते हैं, ठीक है मैं इतिहास लिखूंगा, पर क्या तुम उससे सुख पाओगे, है ना, जब तुम मेरा यह खाली जीवन देखोगे। रीति मतलब खाली, गागर मतलब घड़ा, ठीक है। तो जब ये खाली घड़ा देखोगे मेरे जीवन का, मैं सारी दुर्बलताएं लिखूंगा, मतलब मैं कमियां लिखूंगा, दर्द लिखूंगा, क्या क्या बातें वो सब मैं तुम्हें कुछ कुछ बताता रहूँगा। लेकिन जब तुम ये सब देखोगे या ये सब सुनोगे, ठीक है, तो क्या तुम सुख पाओगे? और जब मेरी खाली जीवन जब देखोगे, तो यहाँ पर वो संकेत देना चाहते हैं कि खाली घड़ा अर्थात उनका खाली जीवन, उनका खाली मन, जिसमें आप कोई भाव नहीं बचा है, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे जो शब्दार्थ हैं उनको भी आप देखते रहिएगा, और आप अलग अलग जगह से इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें आप लोग को सांकेतिक भाषा बहुत ध्यान रखनी है कि वो किससे संकेत करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं। एक 2025 का शायद एक प्रश्न है कि गागर रीति, है ना, इससे क्या अर्थ है, ठीक है। मुरझाती हुई पत्तियां, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो गागर रीति से वो खाली घड़ा मतलब अपने मन के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है, उसमें कोई भाव ही नहीं बचा, अब बिल्कुल खाली हो गया है वो। तो तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, तो तुम जो ये खाली जीवन मेरा देखोगे तो तुम सुख पाओगे, है ना। तुम क्या देखोगे? ये खाली जीवन मेरा, मेरे दुख दर्द। तो ऐसे ये सब वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दो पंक्ति और हम लोग इस वीडियो में कर लेते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो, मतलब कवि कहते हैं ठीक है मैं अपनी बातें लिखता हूँ, मेरे संग क्या क्या हुआ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बातें, दर्द, दुख, कष्ट सुनकर तुम ये ना समझो कि तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन खाली हो गया। मतलब मेरे जीवन में जो दर्द आए, मेरे जीवन में जो लोग मुझे छोड़ के गए, या फिर मेरे जीवन में जितनी भी कमियां हैं, ये सब हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम समझ लो कि तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन दुखी है, ठीक है। तो वो अपने पढ़ने वालों से, अपने मित्रों से कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो
कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। तो अभी वो यहाँ बोलते हैं गागर रीति मतलब खाली घड़ा, उनका जीवन खाली हो गया। फिर वो आगे लिखते हैं कि पर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम अपने आप को ही समझो कि तुमने ही मेरा जीवन खाली किया है। अपने को समझो, है ना, तो तुम अपने को मत समझना, है ना। तो ऐसा ना हो कि तुम अपने को ही समझते रहो, जैसे जैसे तुम मेरे दुख दर्द और बाकी चीज़ें पढ़ो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को ही समझो कि तुम ही ने मेरे जीवन का ये जो खुशी है, मेरे जीवन का जो रस है वो खाली कर दिया। मेरे जीवन का सुख रूपी घड़ा, जो मेरे जीवन के घड़े में सुख था, उसको खाली कर दिया। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि तुमने ही मेरा रस ले लिया, मेरे जीवन में जो खुशियाँ थी, जो भी चीज़ें थी मेरे जीवन में, अच्छी बातें, वो सब तुमने ही ले लिया है और मेरा जीवन का घड़ा खाली कर दिया है और अपने जीवन का घड़ा मेरी खुशियों से भर लिया है। ठीक है, तो मेरा रस मेरी खुशियाँ लेके अपना घड़ा भर लेने, अपनी खुशियाँ लेने वाला तुम खुद को मत समझना, है ना। तो वो पहले यहाँ पर संकेत देते हैं और फिर अब वो अपनी आगे की कहानी बताते हैं, थोड़ी थोड़ी कहानी वो बताते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है। तो ये था कि उनसे कहा गया था, उनके मित्र, उनके चाहने वालों ने कहा था उनसे कि आप अपनी कहानी लिखिए। तो उन्होंने ये कहानी लिखी थी। तो पहले वो उनसे बातें करते हैं जो ये उनकी कहानी जानना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते इतने सारे इतिहास है, फिर तुम मेरी कहानी क्यों जानना चाहते हो? मेरे जीवन में तुम्हें दर्द और कष्ट के सिवा और कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। पर फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ, लेकिन जब तुम दर्द कष्ट आदि देखो मेरे संग क्या क्या हुआ है, तो कहीं ये नहीं समझना कि तुम्हारे कारण ही हुआ है, ठीक है। अपने मित्रों से, अपने लोगों से बोलते हैं कि कहीं ऐसा नहीं समझना कि तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है, और कहीं ऐसा नहीं समझना कि तुमने ही मेरे जीवन की खुशियाँ और मेरे जीवन के रस जो है वो ले लिया है और अपने जीवन में भर लिया है। तो ऐसा ना समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट में कोशिश की है लिखने की। तो एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि उनका मन रूपी भौरा अपनी कहानी कह रहा है। वो अपने जीवन को एक वृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं कि इस वृक्ष से पत्तियां मुरझाकर गिरती जा रही हैं, बहुत अधिक गिर रही हैं। इसके द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि उनके जीवन से सुख और आनंद धीरे धीरे हटता गया और उनके जीवन में कष्ट, दुख और निराशा आती गई, ठीक है। तो हमें अच्छे से लैंग्वेज बना के लिखना है, उसके लिए हमें रीडिंग बहुत करना है, अच्छे अच्छे शब्दों का यहाँ प्रयोग करना है, ठीक है। और कष्ट हो गया, निराशा हो गई, ठीक है। तो अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अच्छी हिंदी में हमें आंसर लिखना है। और उसके लिए हमें हिंदी पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो हिंदी बोलते हैं वो नॉर्मल हिंदी होती है, पर हमें जो एक्चुअल शुद्ध हिंदी होती है उसके कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग करना है। उसके लिए हमारी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि इस अनंत नीले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में बहुत महान लोगों ने अपनी जीवनी लिखी है। जीवनी मतलब अपने जीवन गाथा, उनके जीवन में क्या क्या हुआ। आगे कवि कहते हैं कि उन महान लोगों की जीवनी पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, अपने दुख, अपने दर्द बताकर स्वयं अपने ऊपर ही व्यंग कर रहे हैं, अपनी ही मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। और वो ये भी जानते हैं कि जो पढ़ने वाला है वो भी हमारे ऊपर ही हंसेगा कि हमसे भी ऐसी गलतियां हुई जो आम इंसान से होती हैं, जो आम इंसान के जीवन में होता है, ठीक है। तो वो हमसे भी गलतियाँ हुई, ठीक है। और बहुत सारे दुख दर्द बाकी लोगों की तरह हमारे जीवन में भी हैं। तो ये सब लिख कर, बता कर वो खुद पर ही व्यंग कस रहे हैं, खुद पर भी व्यंग कर रहे हैं, और जो पढ़ेगा वो भी उन पे उपहास कर सकता है, उनकी मजाक बना सकता है। तो अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, अपने दुख दर्द बताकर स्वयं अपने ऊपर व्यंग कर रहे हैं, अपना उपहास कर रहे हैं। आगे कवि अपने मित्रों से पूछते हैं, क्योंकि उनके मित्रों ने कहा था कि आप प्लीज़ अपनी कहानी लिखिए, आप बताइए कि आपके संग क्या क्या हुआ। तो उनके आग्रह पर ही कवि ने ये आत्मकथ्य लिखा। आगे कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या मैं भी अपने जीवन की दुर्बलताएं, कमज़ोरी, कमियां, दुख दर्द कह दूं? क्योंकि जितने लोगों ने लिखे हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जीवन में तुम्हें क्या मिला? दुख मिला, दर्द मिला, खालीपन मिला, बिछड़न मिला, यही सब तो मिला। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भी लिख दूं ये सब, अपने जीवन की दुर्बलताएं, दुख दर्द और कमियाँ? कवि आगे अपने मित्रों से कहते हैं कि क्या तुम यह खाली घड़ा देखकर सुख पाओगे? क्योंकि तुम क्या देखोगे, और लोगों की तरह मेरे जीवन इतिहास में भी खालीपन है, सूनापन है, ठीक है। तो ये जो मेरा जीवन का घड़ा है ये बिल्कुल खाली है। मेरा जो मन है, मन रूपी घड़ा, वो संकेत कर रहे हैं इस मन में अब कोई भाव बचा ही नहीं, कोई उमंग, कोई उत्साह, कुछ नहीं बचा। इसमें अब बिल्कुल खालीपन छा चुका है। तो क्या तुम ये सब देखकर, सुनकर सुख पाओगे?
अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनका जीवन एक घड़े के समान है ना, खाली घड़ा गागर रीति, जो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी सुख नहीं है। आगे कवि अपने मित्रों से कहते हैं, अब देखिए बोर्ड में जब हम लोग लिखेंगे तो कोशिश करेंगे ये सब ना हो, जितना हो सके, और कटिंग ना हो। कभी कभी हम लोग ओवर राइटिंग कर देते हैं अभी, ठीक है, पर वहाँ पर कोशिश करेंगे ओवर राइटिंग ना हो, और ज़्यादा ओवर राइटिंग हो तो कट कर दें, या फिर अगर थोड़ी भी ओवर राइटिंग हो या फिर कुछ गलत हो तो एक सिंपल कट करके आगे बढ़े। और बाकी हम लोग इतनी प्रैक्टिस ही अभी कर लें, बार बार देखें और सोच समझ के कंसंट्रेशन अपना इतना बढ़ाएं कि वहाँ पर हम लोग को कट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि मेरा खाली जीवन देखकर कहीं तुम स्वयं को दोषी ना समझो, कहीं तुम ऐसा ना समझो कि तुम्हारे कारण ही हुआ है जो मेरे संग हुआ है, कहीं तुम ऐसा ना समझो कि तुम ही मेरा जीवन खाली करने वाले हो, कहीं तुम ये ना समझो कि तुमने ही मेरे जीवन से रस खुशियाँ लेकर अपने जीवन में रस और खुशियाँ भर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रयास किया थोड़ा थोड़ा बताने का कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी आप इसको और अच्छे से और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से, क्योंकि ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग इसमें बहुत हुआ है, तो आपको ये सब ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे इसी तरह क्षितिज हिंदी क्लास 10 CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।